हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेम्प, वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, स्पेशली ग्रो बाय द फार्मर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर फाइबर्स, रेसे जिससे मिलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो एक इंडस्ट्रियल क्रॉप भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे भ्रमरोधी सब्सटेंस जिन्हें हम बोलते हैं हेल्यूसिनोजेनिक सब्सटेंस, जैसे गांजा, चरस, भांग, ये सब जो सब्सटेंस भी इस प्लांट से मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हेम्प, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि इसे कॉमनली नोन एज गैलो ग्रास, ये कॉमनली बोलते हैं ग्रास टाइप होती है, हर्ब होता है। हर्ब का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो नॉर्मली एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हो और जिसके अंदर किसी तरीके की वुड का फॉर्मेशन ना होता हो, ठीक है। वैस्कुलर सप्लाई होती है बट जाइलम एंड फ्लोएम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि देर डोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ बोर्ड। मतलब जो हर्ब्स होते हैं, जूसी प्लांट, जिन्हें की बॉडी में बिल्कुल रेसिड्यू ना बचे, उनसे हम बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लें और स्पेशली एक साइकिल एक ईयर में, मतलब 1 ईयर में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स, ठीक है। और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट होता है। यहाँ पे जो हम इसका डिस्कस करेंगे, जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारा स्टडी करने का जो नज़रिया है, वो है इससे फाइबर क्रॉप के फॉर्म में, ठीक है। फाइबर से मिलता है, उन फाइबर्स के फीचर्स, उनके फाइबर के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे गाइज यहाँ पे हम इस प्लांट से। तो देखते हैं कॉमनली नोन एज गैलोग्रास या इंडस्ट्रियल हेम्प या ट्रू हेम्प। देखिए ट्रू हेम्प क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट आप देखेंगे बॉटनी में जो हेम्प टर्म उनके साथ लगा हुआ है, बट वो हेम्प प्लांट नहीं है, मतलब वो हेम्प नहीं है, वो ट्रू हेम्प नहीं है। ट्रू हेम्प कौन है? जो हेम्प होता है। अब इसे हम देखेंगे कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है। इसके बाद जो भी प्लांट आएंगे, जैसे हम कहें मैक्सिकन हेम्प, अमेरिकन हेम्प, इंडियन हेम्प, ये दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट हेम्प का टर्म है वो ट्रू हेम्प या इंडस्ट्रियल हेम्प, जिसे गैलोग्रास बोलते हैं। और कैसे फाइबर मिलेंगे? इसके स्टेम से फाइबर मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बास्ट फाइबर, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। इसी तरीके के दूसरे फाइबर किस प्लांट से मिलते हैं आपको पता है? जूट से मिलते हैं, सन हेम्प से मिलते हैं और दूसरे प्लांट से मिलते हैं। बहुत कॉमन हमने बता दिया, जूट और सन हेम्प में भी बास्ट फाइबर्स होते हैं और हेम्प में भी बास्ट फाइबर, मतलब फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम इट्स स्टेम, ये मतलब होता है बास्ट फाइबर का। अच्छा, इसके फाइबर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर देन जूट और कॉटन के फाइबर से ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। और उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं, लेंथ में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। इट हैज़ सुपीरियर इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर जो क्वालिटी होती है कि किसी हीट वाले को या कोल्ड वाले एरिया को अगर इससे कवर कर दिया जाए तो इंसुलेशन, मतलब उस टाइप के एटमॉस्फेयर को कवर कर लेती है। इंसुलेशन क्वालिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब टाइप के फाइबर्स होते हैं, मतलब सुपीरियर इंसुलेशन क्वालिटी दे है। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट एक बात इसके बारे में कि बायोडिग्रेडेबल है। इसके फाइबर कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल से। ड्यूरेबल भी है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल तो नहीं है बट ड्यूरेबल है। यूज इन रग, जो चटाई वगैरह आपने देखो, जो बेलकम वाली मैट होती है घरों में पड़ी होती है, इस तरह की जो सामान होता है वो रग में आता है। एंड कारपेट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ये फाइबर्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो फाइबर्स हैं, जो अर्थ में पाए जाने वाले नेचुरल सॉफ्ट फाइबर, लॉन्ग फाइबर्स में ये भी मतलब एक फाइबर्स हैं। ये तो नहीं कि हम सबसे बड़े लॉन्ग फाइबर तो नहीं है, वो तो आपको बता चुके हैं कौन से हैं, रेमी फाइबर्स, मगर एक लंबे फाइबर जो अर्थ में पाए जाने वाले सॉफ्ट फाइबर्स हैं उसमें हेम फाइबर भी आते हैं। इट इज़ स्पेशली सुटेबल फॉर सिप कॉर्डेज। देखिए सिप कॉर्डेज का नाम पहले भी आया है, जो आपने देखा हो जो पानी के जो सिप होते हैं उनमें जो मोटे मोटे रस्से होते हैं ना, उनमें स्पेशली बनाने में ये फाइबर्स यूज करे जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी हमने बता चुके हैं ऑलरेडी हम आपको, मगर सिप कॉर्डेज बनाने में हेम्प फाइबर भी यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज कह रहा है इट इज़ नॉट वीकेंड आर रोटेड बाई वाटर, क्योंकि वाटर के इफेक्ट से ना तो ये सड़ते हैं और ना ही कमज़ोर होते, इसलिए सिप कॉर्डेज फॉर्मेशन में दे हैव used. अच्छा, दिस मीन्स दैट हेम्प विल कीप योर वार्मर इन विंटर एंड कूलर इन समर देन कॉटन। कॉटन के कंपेयर करें तो कॉटन का एक अलग ट्रेंड होता है, कॉटन समर में तो अच्छी होती है मगर विंटर में अच्छी नहीं होती कॉटन। जबकि हेम्प की बात करें तो हेम्प एकदम बिल्कुल अच्छी होती है, जाड़ों में आपको गर्म बनाए रखेगी और सर्दियों में गर्मियों में आपको ठंडा बनाए रखेगी। ये इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कॉटन से हम कंपेयर करें। दूसरा इसका इकोनॉमिक वैल्यू है कि सन रेज की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, स्पेशली हम जो कहते हैं अल्ट्रा वायलेट सी, जो 280 to 325 तक जिनकी रेंज होती है वो बहुत हार्मफुल होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट होती है वो अल्ट्रा वायलेट सी होती है, उन्हें उन जैसी रेज को ये रोकने में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर काइंड्स ऑफ फाइबर। इसके बाद जो मेजर वैरायटी जो इंडिया में ग्रो करी जाती है ग्लोबल लेवल पर, वो F34, F56, यूनिको VF एंड कम्पोल्टी, ये नाम है। अच्छा, अब इसका बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करें तो कैनाबिस सैटिवा इसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है जी। कैनाबिस सैटिवा इसका बॉटनिकल नेम होता है।
और फैमिली होती है कैनाबिनेसी, इस फैमिली को बिलोंग करती है। इसके जो कॉमन नेम है, जैसे इसके प्रोडक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, जैसे मैरिजुआना, भांग, गांजा, चरस, ये सब क्या है, इससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और इससे जो एक प्रोडक्ट बनता है जो इसके रेजनस सब्सटेंस होते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ लिपिड होती है, ठीक है, उस रेजनस सब्सटेंस से एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं हसीस। ये भी इस टाइप का प्रोडक्ट है जिसे बोलते हैं भ्रमरोधी, हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फिगर को देखें, जो इसके सीड्स होते हैं, देखिए गाइस, जो इसका हम ऊपर से कवरिंग हटाएं तो इस तरीके से हमें इसकी बॉडी लगती है। इसमें सब बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल से ही सभी प्रोडक्ट हमने जो आपको बताए हैं, गांजा, चरस, भांग, ये मिलते हैं आपको। इसके बाद आप दूसरे फिगर में आप इसे देख लें, इसका जो कैसा होता है, इसकी मार्फोलॉजी, इसका स्पोरोफाइट किस तरीके का होता है। और इससे जो फाइबर मिलते हैं, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी आगे आएगा, कि इससे 2 टाइप के फाइबर मिलते हैं, मतलब प्लांट के फाइबर 2 टाइप के मिलते हैं। इसके बाहरी वाले पार्ट से फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है, और एक इसके इनर वाले पार्ट से फाइबर मिलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इसका जो प्राइमरी फाइबर्स बोलते हैं सबसे बाहर होते हैं, ठीक है, इन्हें हम टेक्सटाइल मतलब कपड़ा इंडस्ट्री में अपना यूज़ करते हैं। और दूसरा होते हैं थोड़ा अंदर वाले, जिन्हें बास्ट फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अभी आप क्लियर समझ जाएंगे। पहले ये ध्यान रखें कि एक प्राइमरी फाइबर बास्ट फाइबर, दूसरे होते हैं सेकेंडरी बास्ट फाइबर्स, ठीक है। सेकेंडरी बास्ट फाइबर थोड़ा अंदर वाले पार्ट से मिलते हैं, जो बॉडी पार्ट होता है, जो कोर होता है, और जो प्राइमरी बास्ट फाइबर उसमें बाहर वाले आउटर पार्ट से मिलते हैं, मगर मिलते दोनों स्टेम से है, ठीक है जी। अब आगे देखें, इसमें एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट यूज करी जाती है, डीकॉर्टिकेटिंग, ठीक है, मतलब जो कॉर्टेक्स को हटाने, जो कॉर्टेक्स होता है बाहर, उसे रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकॉर्टिकेटिंग प्रोसेस दैट फिजिकली सेपरेट आउटर फाइबरस पार्ट ऑफ द स्टॉक, किससे, इनर वाले पार्ट्स। इनर वाले को हमने बोला है बॉडी कोर, ठीक है, जो बॉडी कोर मतलब सेकंड वाली कैटेगरी आ गई, सेकेंडरी फाइबर्स। और पहले वाले कौन से होंगे, आउटर पार्ट, जो आउटर फाइबरस पार्ट प्राइमरी फाइबर देगा, और बॉडी वाला फाइबर जो इनर है जी सेकेंडरी फाइबर देगा। तो इन्हें दोनों को सेपरेट करने का एक दूसरे से जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डीकॉर्टिकेटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि वंस द रॉ जो मटेरियल है, रॉ हेम्प फाइबर्स आर सेपरेटेड, दे आर डी गम। डी गम का मतलब इसके अंदर जो गम होता है, गम भी केमिकल मटेरियल होता है, उसे डी गम मतलब उनसे गम का रिमूवल करा जाता है। किस लिए करा जाता है, उससे जो फाइबर्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और वो ब्रेक डाउन, उनसे जो लिग्निन होता है, जो पेक्टिन होता है, और दूसरे केमिकल सब्सटेंस जो बाइंड होते हैं उन्हें भी रिमूव कर देते हैं। डी गम में सभी कुछ आ गया, गमिंग के अलावा दूसरे जो मटेरियल होते हैं, पेक्टिन, सोबरेन, लिग्निन, ये सब भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपने देख लिया, इसका दूसरा देखें, इससे मिलने वाले सीड्स, जिन्हें हम देखें, ये जो सब आपके जो भ्रमरोधी सब्सटेंस है, हेलुसिनो सब्सटेंस, वो इन्हीं सब्सटेंस से मिलते हैं, इसके सीड से मिलते हैं, और कुछ इसके सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म्स है वो आपको देखा, ये देख सकते हैं आप इसके फिगर में। इसके बाद इससे जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा नैरेटिव है पढ़ने का, वो है फाइबर्स के रिगार्डिंग। तो देखिए फाइबर्स इससे मिलने वाले, शाइनिंग और थोड़ा ब्राउनिश कलर के, ये इसका प्रोडक्ट दिखा दिया आपको। देखिए ये शर्ट आपको दिख रही है, और ये दूसरा आपको बैग दिख रहा है जो इसी से बनाया गया है आपका, 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है जी। लेस वाटर रिपेलेंट, इसमें स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर लिखा ना, कार्बन नेगेटिव, रेजिस्टेंट अल्ट्रावायलेट, गेट वेदर विद ईजी बात, बहुत धुलने में बहुत आसान होता है। तो ये सब इसकी क्वालिटी होती है। इसके बाद इसके प्रोडक्ट में देखते हैं, ये इससे मटेरियल बनता है, ये दोनों फाइबर्स आप देख रहे हैं, ये आपकी ऊन वगैरह आप दिखती है ना, ये भी। अब इससे प्रोडक्ट की बात करें, प्लांट से जो हम जिसलिए स्टडी कर रहे हैं, तो वो इससे हेम्प फाइबर मिलते हैं, जो कि टेक्सटाइल फाइबर्स हैं। दूसरे फाइबर्स भी मिलते हैं, टेक्सटाइल फाइबर मतलब जो आपको बताया ना, आउटर फाइबर्स हैं। अच्छा, हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करें, तो इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में हम ये बात करेंगे कि कौन सी कंट्री आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है इस क्रॉप को, कौन सी कंट्री से बने प्रोडक्ट या इस क्रॉप को परचेस कर रही हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है, ये सब बातें करेंगे। तो इसमें ये आता है, सबसे नंबर 1 पे आता है आपका चाइना। चाइना इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हेम्प, ठीक है। और अगर उसके बाद हम किसी की बात करें तो आता है कनाडा। कनाडा सेकंड पोजीशन पे, और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस क्रॉप का। इसके बाद एक्सपोर्टर की बात करें, एक होता है कि प्रोड्यूस तो करी मगर अपने यहाँ ही कंजप्शन बहुत है, जो हम बाहर उतना सप्लाई नहीं कर पाए। मगर स्विट्ज़रलैंड जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब सप्लाई खरीदार कौन है, बायर कौन सा, इंपोर्टर कौन है, सीज रिपब्लिक या ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ना समझो, जहाँ का मेंडल थे रहने वाले, ठीक है। तो सीज रिपब्लिक इज लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है। अब अपना इंडियन स्टेट की बात करें, तो इंडियन स्टेट की बात करने सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि उत्तराखंड जो था हमारे इंडिया में पहला स्टेट है जिसने इसकी खेती को अपने फार्मर्स के लिए लीगल लाइसेंस उन्हें प्रोवाइड करे, मतलब बहुत ही सुटेबल, उन्हें आसान बनाया। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है हमारा सेंट्रल स्टेट, वो सेकंड स्टेज है जो कि इसके कल्टीवेशन को पर मेडिसिन, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसने अपने फार्मर्स को लाइसेंस दिए, ठीक है, लीगल बनाया कि आप करो खेती, हम आपसे परचेस करेंगे।
अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, जो हेम्प का जो टर्म है वो बहुत सारे प्लांट में आपने देखा होगा लगा हुआ होता है, मगर वो हेम्प नहीं होते। ट्रू हेम्प जिसे हम आज स्टडी कर रहे हैं यही हेम्प का प्लांट होता है। बाकी आप देख सकते हैं दी हेम्प टर्म यूज फॉर अदर फाइबर यील्डिंग क्रॉप्स, जो फाइबर वाले क्रॉप्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली, बिलो मेंशन जो नीचे दिए हैं ये। बट नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी कह रहा है हैज़ एनी रिलेशन विद हेम्प, हेम्प के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं है। सो देयरफॉर दे शुड नॉट बी कंफ्यूज विद इट, इनके साथ ना हो। जैसे हम कहते हैं मनीला हेम्प, ये हेम्प का प्लांट नहीं है, ठीक है। जैसे बोलते हैं मूजा टेक्सटिलिस। इसके बाद मॉरिशस, ये कंट्री करना तो मॉरिशस हेम्प हो गया, ठीक है। फुरकैरिया काइगेंटिया, इसे न्यूजीलैंड हेम्प, फॉर्मियम टेनैक्स, बोस्ट्रिंग हेम्प, सेंसिवेरिया स्पीसीज, इस तरीके सन हेम्प जो आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, क्रोटोलिया जुन्सिया। इसके बाद आता है डिकन हेम्प, जो जूट का एक सब्सटीट्यूट होता है, हिबिस्कस कैनाबिनस, जिसे किनेफ बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये हेम्प, ठीक है। डिकन हेम्प आपको इससे पहले मैंने बताया भी इसके बारे में। तो ये हेम्प क्रॉप नहीं, ना इनका हेम्प से कोई रिलेशन है। हेम्प की जो ओरिजिनल क्रॉप है वो आपकी यही है, कैनाबिस सैटिवा, जो कैनाबिनेसी का मेंबर है, जिसे हम गैलोक्रास या ट्रू हेम्प या इंडस्ट्रियल हेम्प बोलते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन में देखें, सबसे इंपॉर्टेंट हम सेलुलोज की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो सेलुलोज जो होता है वो 77%। अब एग्जाम में कहीं पे आ जाता है 64 to 70, तब भी ऑप्शन आप इसी रेंज में रखें। इसके बाद लिग्निन की कंसर्न, लिग्निन है तो स्टिफनेस होगी। 1.7% आपका लिग्निन होता है, जो कि इनक्रस्टिंग कंपोनेंट ऑफ फाइबर, फाइबर को जो कड़क बनाने वाला, जो स्टिफ बनाने वाला जो कंपोनेंट होता है वो लिग्निन होता है। इसके बाद पेक्टिन होता है। पेक्टिन जो होता है, जो इस प्लांट के केस में पेक्टिन का काम क्या है कि जो आउटर फाइबर्स हैं उन्हें इनर फाइबर के बीच में बॉन्डिंग कराए रखता है। पेक्टिन दोनों फाइबर्स को, आउटर फाइबर्स जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज फाइबर्स, और इनर फाइबर जो बॉडी फाइबर्स हैं, उन दोनों के बीच में जो लिंकिंग प्रोवाइड करता है, जो एक दूसरे जोड़े रहता है, वो है पेक्टिन। बैक्स भी इसमें होता है। अब नीचे क्या लिखा है, पेक्टिन इज फाउंड इन मिडिल लैमेला। पेक्टिन पाया कहाँ जाता है, स्पेशली लोकेशन इसकी क्या है, मिडिल लैमेला। और काम क्या है, ग्लू का मतलब अटैच करता है एलिमेंट्री फाइबर्स को टू फॉर बंडल्स, एक दूसरे में बांध के बंडल बनाने का काम करता है पेक्टिन। टैनिन, रेजिन एंड फैट एंड प्रोटीन आर मच हायर देन हेम्प, इन हेम्प देन काटन। काटन कंपेयर बात करें तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं हेम्प में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें। तो ये क्रॉप जो है ओरिजिन हुई है सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में, और इसे चाइना में बाद में चाइना में फैल गई, ठीक है। किस क्रॉप की फार्म में, फाइबर क्रॉप की फार्म में चाइना ने इसे ग्रो करा। इसके बाद यूरोप में पहुंची है भाई साइथिन। साइथिन कौन होते हैं, नोमैडिक पीपल्स होते हैं, जो एक दूसरे से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं घुमितु लोग। उनके थ्रू ये क्रॉप यूरोप में पहुँच गई थी, और वहाँ पे क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे इसका कल्टिवेशन बहुत हाई लेवल पे हुआ, ठीक है जी। तभी स्विट्जरलैंड जैसे हम बात करते हैं ना कि आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बन गया। इसके बाद अब इसे ग्रो करा जाता है दो चीज़ों के लिए, फॉर फाइबर के लिए इन टेम्परेट कंट्री, जो भी टेम्परेट कंट्री हैं दुनिया के, उसमें से फाइबर के लिए, फाइबर क्रॉप की फार्म में इसे ग्रो करा जाता है। एंड फॉर इट्स ओनली सीड्स एंड ड्रग्स इन मोस्ट ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक कंट्री जो होती है, जो गर्म देश हैं, वो भी इसे ग्रो करते हैं कुछ हद तक, मगर वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन का जो मतलब होता है वो इसके सीड्स, जिनसे ये वो ड्रग्स बनाते हैं, और इनसे बनने वाले इनका मेडिसिन में यूज करते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो ये बहुत सारे पार्ट्स में ग्रो करी जाती है, और वहाँ पे ग्रो करने का मतलब है एक बेकार की ज़मीन, खाली ज़मीन पे पड़ी ज़मीन पे एक बीड, एक खरपतवार, एक बेकार के प्लांट के रूप में ये प्लांट ग्रो करता है इंडिया में, ठीक है, एज ए बीड ऑफ वेस्ट लैंड। इट ग्रो इन नियरली ऑल टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में सभी में ग्रो करता है, और इट इज़ ए फास्ट ग्रोइंग हर्बेसियस प्लांट होता है। इसके अंदर एक कंपाउंड ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं कैनाबिनोइड्स। वो एक ऐसा प्लांट केमिकल ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा स्टडी करा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास फार्मास्यूटिकल वैल्यूज़ बहुत हैं, जो कि हमारे बॉडी में होने वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन सब के लिए जो दवाई बनाई जाती है, जो मेडिसिन बनाई जाती है, साइकोट्रॉपिक एक्टिविटीज़, उन सब के लिए। उसके बाद इसमें ग्रुप होता है स्टिबिनोइड्स और एक लिग्नेंस। ये बहुत ज़्यादा थेराप्यूटिक एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट के केमिकल कंपाउंड्स है, इसलिए ये फार्मास्यूटिक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है क्रॉप्स, ठीक है। इसके फाइबर में देख लेते हैं, देखिए, क्योंकि हम तो फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। ये प्लांट हो गया आपका, ये इसका स्टेम आपने करा, ठीक है। तो स्टेम का जो आउटर पार्ट है वो ये वाले फाइबर देगा, जिन्हें बोलते हैं कोर, लिग्निफाइड फाइबर। और जो इसका उससे भी ऊपर वाला पार्ट होता है, जो बिल्कुल मतलब सबसे आउटर वाला, वो देगा आपका कार्टेक्स, जो मिलेंगे जिन्हें हम बास्ट फाइबर बोलेंगे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और जो इनर पार्ट आपने देखा ना, एक इसका ऊपर कवरिंग उतार दी, तो कवरिंग तो आउटर हो गई, ये वाले फाइबर मिलेंगे, जो कार्टेक्स सबसे बाहरी कवरिंग होती है, और इनसे फाइबर मिलेंगे ना बास्ट फाइबर बोलेंगे। और जो इनर वाले पार्ट से मिलेंगे उन्हें हम बोलेंगे कोर या लिग्निफाइड फाइबर या बूडी फाइबर्स, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका फाइबर देख ली, दो टाइप के।
अब हम इसकी बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी मतलब इसकी स्पीसीज़ कितनी होती है, कितनी ये सनलाइट लेती है, कितना ऐसा एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट है, तो इसकी एग्रोनॉमिक वैल्यू देख लेते हैं। कैनाबिस की 30 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। और स्पीसीज़ के बारे में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि स्पीसीज़ देखने में सब मार्फोलॉजी जो उनका स्पोरोफाइट होता है वो लुक लाइक सिमिलर, एक साथ दिखाई देता है, बट उनसे प्राप्त फाइबर की जो क्वालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द फाइबर क्वालिटीज़ द स्पीसीज ऑफ कैनाबिस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब ये ऊपर से एक सी लगेंगी मगर उनसे प्राप्त फाइबर की क्वालिटी में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दिस फाइबर रिजेंबल वन अनदर इन जनरल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टी बट ओनली हैविंग फाइबर्स ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि किसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत है, किसी कम है, या उनकी फाइननेस के बारे में, उनकी लेस्चर के बारे में, उनकी कमर्शियल वैल्यू के बारे में डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है, इस वजह से वो वैरायटी एक दूसरे से अलग होती हैं। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो लगभग ठीक है 75% एनुअल रेनफॉल, और जो सॉइल है वो लोमी सॉइल चाहिए होती है, रिच लोमी सॉइल इसे रिक्वायर्ड होती है विद गुड नेचुरल ड्रेनेज। जो सॉइल है उसमें ड्रेनेज की जो पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी को ड्रेनेज करने की, रुकना नहीं चाहिए पानी इस क्रॉप में। और ड्रॉट जो है वो इसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ड्रस्ट्रस स्पेशली जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा है उस टाइम अगर सूखा हो गया तो ख़त्म हो जाएगी, और एज वेल जब फ्लावरिंग हो रही तब भी अगर सूखा हो गया तब भी इस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा ड्रॉट। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मार्फोलॉजी की प्लांट कैसा दिखता है, हमने आपको बताया कि अच्छे क्वालिटी के फाइबर इसके मेल प्लांट से मिलते हैं, तो बेस्ट ग्रेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दी मेल प्लांट। ठीक है, दोनों क्रॉप, दोनों मेल और फीमेल इसका प्लांट का मतलब क्या हुआ कि इसकी क्रॉप कैसी होती है, डायसिस होती है, मतलब मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल अलग होता है, बट जो अच्छी क्वालिटी का फाइबर मिलता है वो केवल मेल प्लांट से मिलता है। और इंडिविजुअल फाइबर को अगर माइक्रोस्कोपिक देखें तो उसमें वो सिलेंड्रिकल दिखता है, उसकी जो सरफेस होती है उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं और फ्रीक्वेंटली जॉइंट ऐसा लगा एक दूसरे जुड़े छोटी छोटी दूरी के बाद, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर्स दिखते हैं और कुछ सोलन रिजिज उभार दिखते हैं, उस पर नोड्यूल्स नहीं होती जैसे फ्लैक्स में होते हैं। वो अभी फ्लैक्स हमने आपको स्टडी नहीं कराया है, आगे बताएंगे। फ्लैक्स में नोड्यूल्स दिखते हैं सरफेस पे, जबकि जो हेम्प के फाइबर्स होते हैं उसमें इरेगुलरिटीज हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर्स हैं, फ्रीक्वेंट जॉइंट आपको मिलते हैं। ठीक है, सोइलेंट टिश्यूज मिलते हैं कहीं पर उभार, मगर नोडुल्स नहीं मिलेंगे, नोडुल्स मिलेंगे फ्लैक्स में। अच्छा, उसके बाद जो फाइबर में ट्विस्ट होता है वो किस टाइप का होता है, जेड शेप होता है, जबकि फ्लैक्स में कैसा होता है, एस शेप होता है। इसे कंपेरेटिव तरफ में ध्यान रखें। जो ट्विस्ट होती है जैसे कोई फाइबर्स है तो इसमें इस तरीके के ट्विस्ट होते हैं, फिर आगे बढ़ जाएगा इस तरीके, ये इस तरीके, तो जेड शेप ट्विस्टिंग होती है फाइबर्स में। अच्छा, हेम्प का फाइबर कहता है बास्ट फाइबर, जो कि फ्लैक्स, किनैफ, जूट और रैमी के फाइबर से सिमिलर होता है। हेम्प इज सोर्स ऑफ बोथ सेलुलोजिक एंड वुडी फाइबर्स, दोनों टाइप के फाइबर्स मिलते हैं। बाहर वाले पार्ट से सेलुलोजिक फाइबर्स मिलते हैं, अंदर वाले पार्ट से जो कोर पार्ट होता है उससे में वुडी फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, अब जो बाहर के पार्टर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेलुलोजिक फाइबर, उनका सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे यूज होता है, बायोप्लास्टिक्स में। आप देखेंगे आज जो डिस्पोजल चल रहा है, जो कप वगैरह आ रहे हैं, प्लेट्स वगैरह आती खाएँ और उसे फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रू वाला, वो बायोप्लास्टिक्स होती है, वो इसी प्लांट से ड्राइव होती है। बल्कि इसके आउटर पार्ट से जो फाइबर मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेलुलोजिक फाइबर्स, उन्हीं का प्रोडक्ट है क्या, बायोप्लास्टिक्स। और जो इनर स्टेम से प्राप्त होते हैं वो यूज होते हैं कॉन्क्रीट मटेरियल्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं वुड लाइक जो फाइबर्स होते हैं जो इनर वाले पार्ट से मिलते हैं। अब ये दोनों फाइबर जो होते हैं आपस में पेक्टिन के थ्रू जुड़े होते हैं, पेक्टिन ने जोड़ने का काम करता है। पेक्टिन इज काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। जो लॉन्ग सिलेंडर प्राइमरी फाइबर्स, प्राइमरी फाइबर मतलब बाहर वाले फाइबर जो आउटर पोर्शन से मिलते हैं, वो अपने इनर वाले पार्ट से फाइबर से जुड़े होते हैं, मतलब बॉडी फाइबर या कोर फाइबर से किसके थ्रू जुड़े होते हैं, पेक्टिन के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हेम फाइबर्स या सेलुलोजिक फाइबर या बास्ट फाइबर जो होते हैं बाहर वाले, वो किस लिए यूज करें, कंपोजिट्स में, रेनफोर्समेंट में, स्पेशली उनसे पल्प एंड पेपर बनता है, उन्हीं से वो कप और ग्लास और प्लेट्स बनती हैं। ठीक है, और जो वुड वाले फाइबर्स होते हैं उनसे क्या मिलता है, वो जानवरों के नीचे जो एक जगह बेडिंग गद्दा बरसात के दिनों में नॉर्मली आपने देखा जो अपना पोल्ट्री इंडस्ट्री है जो, ठीक है, उसमें उनके जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप अभी नीचे डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जो एनिमल बेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। और गार्डनिंग में जो गार्डन्स होते हैं उसमें जो बिछाने का काम आती है, उसका जो बुरादा जो होता है उसका छोटा छोटा पार्ट्स उसमें काम आती है, फ्यूल, उससे हम ईंधन भी बना सकते हैं। एंड एन असॉर्टमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल काम आती है वो। ठीक है जी, अब आगे से देखते हैं इसके एप्लीकेशन। हेम्प कुड बी एन इंपॉर्टेंट क्रॉप एनेबलिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एक इसका एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हम पर तो फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे मगर हमने इसका कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है। फाइबर के अलावा हम इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसके अलावा इसका जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन अदर देन फाइबर्स, जैसे ये क्रॉप अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है, मतलब हमारे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की जो अप्रोच है उसे सपोर्ट करती है। कैसे करके सपोर्ट करती है, देखिए हेम्प फाइबर्स लिमिटेड पेस्टिसाइड यूज करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है और इस पर किसी तरीके का पैथोजेनिक अटैक होने के चांसेस कम रहते हैं। जब पैथोजन अटैक नहीं करते तो इसमें हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेफ़
रहता है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप्स है। देखो, हेम्प रिक्वायर लिमिटेड स्पेस बिकॉज इट ग्रो सो क्विकली एंड अटैक फ्यू, केवल कुछ ही जो पेस्ट है वो इस पर अटैक करते हैं, वरना नहीं करते। हेम्प इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर अपोजिट टू कॉटन। कॉटन का जो क्रॉप होता है वो हमारे एनवायरनमेंट की जो न्यूट्रिशन होता है उसे निकाल लेता है, और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एप्लीकेशन अभी पेस्टिसाइड मतलब अप्लाई करा जाता है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है कॉटन का प्लांट। ठीक है, अब हेम्प की बात करें तो ये सपोर्टिव होता है क्योंकि लेस पेस्टिसाइड अप्लाइड टू ग्रो दिस प्लांट। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ ऐसे हम पॉइंट बता रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इसका जो रूट सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो प्लांट की जो सॉइल होती है ज़मीन को उसे बांधे रखता है, जिससे सॉइल इरोजन को हम कह सकते हैं रोकता है। ठीक है, और काटन को अगर हम इस प्लांट को ज़्यादा ग्रो करें तो हम काटन को रिप्लेस कर सकते हैं। काटन जो है हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, तो इस तरीके से भी हम बता दें इट इज़ यूज एज अल्टरनेटिव ऑफ कॉटन। कॉटन इज वेरी मच डैमेजिंग टू आवर इन्वायरमेंट, सो इट इज़ वेरी मच सस्टेनेबल क्रॉप फॉर द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। दूसरा कि इसका डीप रूट सिस्टम जो होता है वो सॉइल इरोजन और टॉक्सिन को रिमूव करता है, और डिजीज ब्रेक, मतलब कोई डिजीज फैली तो और इस क्रॉप को लगा दे तो एक क्रॉप ऑलरेडी रेजिस्टेंट होती है टू पैथोजन, तो पैथोजन इस पर अटैक करने के बजाय वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो ये डिजीज ब्रेक करने के काम आती है। दूसरी बात है कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर सॉइल एयर की जो पर्कुलेशन होता है, एयर की जो मूवमेंट होती है उसे बढ़ा देता है, जिससे आगे जब हम इस क्रॉप के बाद कोई नेक्स्ट क्रॉप अप्लाई करेंगे अपने फील्ड में तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके बाद बात करें, हेम्प जो है वो रेनेबल होता है। रेनेबल रिसोर्स का मतलब इसे हम पहले एक बार कुछ इस्तेमाल कर लें, दोबारा भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। विच ग्रो मोर क्विकली एंड ईजिली देन ट्रीज, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो हम ट्री की तरह इंतजार ना करें कि 10 साल बाद ये प्लांट तैयार होगा उसके बाद हम इससे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, मोर क्विकली देन ईजिली देन ट्रीज, मेकिंग हेम्प मोर कॉस्ट इफेक्टिव, इसलिए इसमें कम लागत लगती है। एंड जो हमें इंतजार करना पड़ता है वेटिंग डिकेट्स फॉर ट्री टू ग्रो टू बी यूज, कि हम 10 साल बाद कोई प्लांट ग्रो करेगा फिर उसके बाद हम उसे इस्तेमाल करेंगे, तो नहीं। ठीक है, जैसे राइन का फाइबर या लॉयसिल फाइबर जो होते हैं बहुत टाइम लगता है इनसे। अच्छा, जूट के से एक डिफरेंस में लिखा है कि जूट के और इसमें क्या डिफरेंस है, व्हेन इट लाइक फ्लैक्स बट थिकर देन एंड कोजर। अगर जो फ्लैक्स जो होता है जिसे हम बोलते हैं उसके कंपेयर में, जो केवल एक पॉइंट है यहाँ पे कि जब हम इससे कपड़ा बना दें, इसे बुनाई करें तो हमें कैसा दिखेगा, ये फ्लैक्स की तरह जो फ्लैक्स क्रॉप होती है, बट कहीं ना कहीं उसके कंपेयर में थिक भी होगा और खुरदरा भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, तो कपड़ा तो बन सकता है मगर जूट के कंपेयर में, फ्लैक्स कंपेयर में खुरदरा और थिक हो, मोटा कपड़ा होगा। अब आता है इसकी प्रोसेसिंग की बात, कैसे करके हम इस प्लांट से फाइबर को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फॉलोइंग आर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी हेम्प इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर यूज करना है तब। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे डाल दी। आगे से हम बात करें, सबसे पहले एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी और देख लें इसके लिए, कि एडिबल सीड्स के लिए भी ग्रो करा जाता है, फाइबर के लिए तो करा ही जाता है। हमने लिखा है कल्टिवेटेड आल्सो फॉर, ऑलरेडी पहले हम जो पढ़ा रहे हैं वो फाइबर के लिए पढ़ रहे हैं, मगर इसे कल्टिवेट करने का एक चांस और होता है कि इसके सीड्स में जो सबस्टेंस होते हैं, जो मैरिजाइना होता है, हसीस होता है, भांग होता है, चरस होता है, वो उसके सीड्स से मिलता है। ठीक है, और ये 3-4 महीने में मैच्योर हो जाती है क्रॉप। इट नीड फ्लैट फील्ड, मतलब बिल्कुल समतल वाले, हम जो होता है ना कि फील्ड को तैयार करने का मतलब फ्लैट कर दें फील्ड, विद गुड पर्कुलेशन। पर्कुलेशन मतलब सॉइल के अंदर जो कैपेसिटी है वो पर्कुल वाटर को रिमूव कर, मतलब जल्दी से बाहर आए पानी लगे और निकल जाए, रुके ना, पर्कुलेशन की कैपेसिटी होना चाहिए। हॉट डेज मतलब गर्मी को सपोर्ट करती है, हॉट डेज भी चाहिए, कूल नाइट, इस तरीके की कंडीशन, दिन के टाइम से ठंडी और गर्मी, और रात के टाइम में रातें ठंड वाली होनी चाहिए। और हेल्दी सप्लाई या वाटर न्यूट्रिएंट की हेल्दी सप्लाई होना चाहिए। एंड शॉर्ट समर, छोटी सी गर्मी वाली जो कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन शॉर्ट समर कहाँ पाई जाती है, टेम्परेट कंट्री में, तो इट इज़ अडाप्टेड टू ग्रो स्पेशली इन दी टेम्परेट कंट्रीज़ में। ठीक है, अब इससे मिलने वाले फाइबर्स के कुछ हम फीचर्स की बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स। अभी यूज़ नहीं पढ़ रहे हम, फाइबर में क्या क्वालिटीज होती है। तो पहला क्वालिटी इसके फाइबर प्रोड्यूस करते हैं बायोमास। जैसे आपने देखा होगा बायोप्लास्टिक का जो कॉन्सेप्ट है, आज के जो प्लेट और ग्लास आते हैं ना, वो उन्हें हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बायोमास क्रिएट करते हैं। ठीक है, दोबारा सॉइल मिलकर बायोमास बना देते हैं, तो इट प्रोवाइड हाई बायोमास इन शॉर्ट टाइम। कुछ दिनों के बाद ही वो डैमेज होकर सॉइल में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड फॉर्म द बायोमास वेरी मच इन शॉर्ट टाइम। इसके बाद ये प्लांट जो होता है दोनों सेल्यूलोजिक एंड बॉडी फाइबर दोनों फाइबर सप्लाई करता है। कोर पार्ट जो होता है वो इसका जो होता है वो लिग्निन होती है, क्योंकि वो डैमेज होता है, डैमेज वाले पार्ट में क्या होता है, डेड वाले पार्ट लिग्निन होती है। जबकि कॉर्टेक्स वाला जो बाहर वाला पार्ट होता है उसमें लंबे सेलुलोज वाले फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बास्ट फाइबर बोलते हैं, और ये फाइबर्स हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री या बुनाई में काम आते हैं। इसके बाद डायमीटर जो होता है वो सेल का वेरीज करता है 16 to 50 माइक्रोमीटर तक, और उसकी जो ल्यूमेंस होती है वो काफ़ी ब्रॉड और फ्लैट होती है। एवरेज लेंथ आप इंडिविजुअल एलिमेंट्री फाइबर की अगर हम बात करें वो 2 से 9 मिलीमीटर तक होती है। एलिमेंट्री फाइबर जो बाहर वाले फाइबर्स हैं वो थिक बाल्ड होते हैं, और अगर उनकी क्रॉस सेक्शन में हमने देखें तो पॉलीगोनल विद राउंडेड एज हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि पॉलीगोनल एंड विद राउंडेड एज। लॉन्गिट्यूडनल व्यू में अगर हम बात करें तो हमें फाइबर दिखते हैं रफली सिलेंड्रिकल।
और इनकी सरफेस पर इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा होती है और लेंथ वाइज उनके डिफॉर्मेशन भी होती है जिसे बोलते हैं डिसलोकेशंस। और जो इनके एंड्स होते हैं फाइबर के वो ब्लेंटेड होते हैं, टैपरिंग तो होते हैं के साथ कुछ ब्लेंट, मतलब पूरी तरीके से टैपरिंग नहीं होते, इस तरीके के ब्लेंटेड भी होते हैं। दूसरे फाइबर हम फ्लैक्स से कंपेयर करें तो इसके फाइबर कैसे थोड़ा खुरदरे होते हैं। तो खुरदरे होने की वजह से इन पे जो कलरिंग का मटेरियल काम है वो थोड़ा सा टफ होता है, इनसे कलर करना भी टफ होता है, फिर कलरिंग के बाद उनसे कलर को रिमूव करना भी टफ होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे हार्श स्टिफ एंड कैन नॉट बी ब्लीच्ड विदाउट हार्म टू फाइबर। जब हमने हार्म करते हैं तो कहीं ना कहीं फाइबर की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसकी मार्फोलॉजी में नुकसान होता है, तभी हम उन्हें ब्लीच कर पाते हैं। इसके बाद जो फाइबर्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइबर के बारे में, एक्सीलेंट मॉइस्चर रेजिस्टेंस एंड रॉट एक पैथोलॉजिकल जो होती है ना बीमारी होती है, रॉट की क्या बीमारी, एक डिजीज़ का नाम है। रॉट के लिए मॉइस्चर के लिए पानी में ख़राब नहीं होंगे, रॉट की जो पैथोजेंस हैं, रॉट टाइप की जो फंजाई हैं वो इस प्लांट में रॉट टाइप की जो बीमारी है डिजीज़ है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगी, उनके लिए इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। और इसके अंदर हाई टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बांधने में, मतलब कोई किसी दूसरे फाइबर से दूसरा कोई मटेरियल है उसे बहुत अच्छे से ब्रैप करने की क्वालिटी, फ्रेमली उसे, मतलब उन्हें टेनेसिटी का मतलब होता है क्वालिटी टू ग्रिप एनीथिंग फ्रेमली। ठीक है, अबाउट 20% हायर देन फ्लैक्स बट लॉन्ग एलांगेशन टू ब्रो, मगर ज़्यादा अगर हम खींचें तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, ग्रिप करने की क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, ध्यान रखें। और हेम के फाइबर जो होते हैं मोर एब्जॉर्बेंट होते हैं, मोर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट होते हैं। देखो रॉट भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन थी और मिल्ड्यू भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये दोनों बीमारी के नाम में ना रॉट के लिए फाइबर्स में रेजिस्टेंस होता है और मिल्ड्यू ये भी रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और इंसुलेटिव क्वालिटी भी होता है, जैसे हम किसी हीट के लिए से किसी बॉडी में हीट है, अगर हम इसका हीट हमारी कम ना हो तो उसके चारों तरफ इस फाइबर का अगर हम लेपिंग कर दें, इसकी कोटिंग कर दें तो हीट बाहर नहीं निकल पाती है, मतलब इंसुलेटिव नेचर में होते हैं। ठीक है, टाल प्लांट होता है, नेचुरल वुडी फाइबर्स के लिए इसे हम कल्टीवेट करते हैं। और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इट रिजेंबल फ्लैक्स कुछ हद तक ये सिमिलरिटी शो करता है। और लाइनिन जो एक दूसरे टाइप का सिंथेटिक वो होता है उसके फाइबर से कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते कि लाइनिन का फाइबर्स है या हेम्प का फाइबर्स है। अब इसकी प्रोसेस है ऑब्टेन करने की, वो ये है कि रेटिंग। देखिए अब यहाँ पे वो वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला पॉइंट प्रोसेसिंग ये आपका शुरू हो रहा है यहाँ से। रेटिंग का मतलब होता है किस तरीके से प्लांट का जो स्टेम होता है उसे सड़ाने के बाद उससे हम फाइबर प्राप्त करते हैं, दैट्स नोन एज रेटिंग। ठीक है, रेटिंग कब करी जाती है, जब हम क्रॉप को फील्ड से निकाल लाते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग इज डन विद ए कन्वेंशनल कंबाइन हार्वेस्टर। जो कंबाइन नहीं होता, कह रहे कंबाइन जो लोग बोलते हैं गलती से, वो टर्म होता है कंबाइन से हम इसके जो फाइबर्स होते क्रॉप होते हैं उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, उन्हें बंडल बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें दो टाइप के फाइबर्स हमें उनसे चाहिए, लॉन्ग आउटर फाइबर्स जो कि टेक्सटाइल के लिए सूटेबल है, कपड़ा बनाने के लिए, और जो इनर कोर वाले फाइबर जो उन्होंने बताया बॉडी फाइबर्स, उनसे पेपर और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री देखिए यूज ये भी है, इसके जो अंदर वाले फाइबर्स हैं वो भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और इस प्लांट से जो सीड्स जो मेडिसिन मिलती है हमें, जैसे गांजा, चरस, भांग, हसीस, मैरोजाइना, ये भी इंडस्ट्रियल है, इसलिए इस प्लांट को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडस्ट्रियल हेम्प दो चीज़ों से बनता है, इसके फाइबर्स इंडस्ट्रियल है और इससे प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल लेवल के बनते हैं। तो इट इज़ ए ट्रू हेम्प के साथ इंडस्ट्रियल हेम्प कहलाती है। ठीक है जी। अब रेटिंग, चूँकि यहाँ पे कई टाइप से रेटिंग करी जा सकती है, इस वैसे रेटिंग एक ही टाइप की बताई थी अभी आपसे, रेटिंग जस्ट। अब यहाँ इस प्लांट केस में दो टाइप की रेटिंग हो सकती है। एक तो वाटर रेटिंग हो सकती है, किसी पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स वगैरह में हम उन बंडल्स को डाल दें, काफ़ी टाइम तक के बाद उन्हें हम वहाँ से निकाल लें जब वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए और उनसे फाइबर अलग कर लें, ये 10 दिन के टाइम में हो जाती है। दूसरा होती है ड्यू रेटिंग। ड्यू का मतलब जो ऊपर से नेचुरल जो ओस हिंदी में बोलते हैं जो गिरता है, उससे भी कर सकते हैं। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, इट ट्रिगर बाय ड्यू दैट फॉल्स ऑन द क्रॉप ईच मॉर्निंग, सुबह के टाइम जो गिरता है। अब कैसे करते हैं, आफ्टर कटिंग हेम्प स्टेम लेट पैरेलल इन रो एंड ड्यू रेटिंग, पैरेलल में सीधा सीधा रख दें, उनसे ड्यू उन पर ओस गिरने दें, आसमान से नेचुरल जो ऊपर से गिरता है उसे गिरने दें। स्टेम नीडेड टर्निंग एट लिस्ट वन ट्वाइस इन आर्डर टू फॉलो एवरी रेटिंग, मतलब 1-2 दिन के बाद उन्हें क्या कर दें, पलट दें, उल्टा कर दें, जिससे कि पूरे चारों तरफ से उनके ऊपर ओस मतलब पानी जो है वो लग जाए, जिससे कि वो आराम से उनसे फाइबर्स अलग अलग हो सकें। ठीक है, तो कह रहा है नीडेड टर्निंग एटलीस्ट वंस सम टाइम, कभी कभी 2 बार, इन आर्डर टू अलाउ फॉर इवन, मतलब एक सी, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले पार्ट से तो फाइबर अलग होगा मगर नीचे वाले पार्ट से फाइबर अलग नहीं होगा। इसलिए इवन रेटिंग करने के लिए उन्हें दिन में 1 बार या 2 बार हम उन्हें क्या करते हैं, टर्न कर दें। बीइंग द नेम गिवन टू द प्रोसेस वेयर बाई बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन, मगर बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ भी काम करेंगे। पानी देखिए हमने स्ट्रीम में चलते हुए पानी में या रुके हुए पानी में स्टेगनेंट वाटर या तालाब में डाल दिया, दूसरा हमने कि अपने घर के आंगन जो होता है उसमें खोल के डाल दिया और उस पर ओस गिर रहा है, उससे भी
इसमें पानी लग रहा है और वहाँ भी बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं वो इसमें जो पेक्टिन्स है जो आउटर फाइबर्स को इनर फाइबर को एक दूसरे से बॉन्ड करे हैं वो पेक्टिन ब्रेक हो जाती है बाई एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई, और जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और फाइबर अलग अलग मतलब रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, रेटिंग इज कंप्लीट व्हेन फाइबर्स बंडल अपीयर वाइल सेपरेट फ्रॉम बॉडी कोर एंड डिवाइड इजीली इनटू द इंडिविजुअल फाइनर फाइबर्स फॉर देयर फुल लेंथ। वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीट, जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है मतलब वो ड्राई हो जाते हैं, तब उनके जो स्टॉक मतलब उनके जो स्टेम्स हैं उन्हें हम कलेक्टेड कर लेते हैं और सेंड टू दी डीकॉर्टिकेशन मशीन। अब उन्हें हम डीकॉर्टिकेशन मशीन के पास जाएंगे, उसके मतलब क्या हुआ कि इनका बाहर वाला पार्ट अंदर वाले पार्ट से अलग कर लिया जाए। ठीक है, जैसे दोनों टाइप के फाइबर्स इजीली हम अलग कर लें, बॉडी फाइबर्स एंड कोर फाइबर्स। बॉडी फाइबर कोर फाइबर्स एक ही हुआ, सेलुलोज फाइबर आउटर वाले पार्ट्स के फाइबर्स और अंदर वाले पार्ट्स के फाइबर अलग अलग कर लें। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीकॉर्टिकेशन। ये करा जाता है डीकॉर्टिकेशन मशीन के थ्रू। तो डीकॉर्टिकेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस डी लीव्ड स्टेम, जिन स्टेम पे लीफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें बॉडी कर्नल जो उन पर जो सीड्स हैं, जो उन पर जो सीड लगे उनसे भी उन्हें हटा देते हैं और फिर उन्हें हम थोड़ा थोड़ा स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं, क्रोचिंग। ठीक है, और फिर ब्रेकिंग स्टेम को पास करते हैं थ्रू ए ब्रेकर। ब्रेकर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, एक आयरन मतलब ब्रेकर्स के थ्रू पास करते हैं। फिर फाइबर जो होते हैं वो सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी कोर, उनका बॉडी वाला पार्ट अलग हो जाता है और जो उनका बाहर का पार्ट है वो अलग हो जाता है। फिर बीच मतलब एक अलग प्लांट की जो डंडा होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना डंडा, उससे उसे हम थोड़ा सा पीटते हैं। ये मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये। उसके बाद क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं। सॉफ्टनिंग करने के लिए हमें क्या करना, बाय यूजिंग रोलर डीकॉर्टिंग स्टेम्स आर मेड सॉफ्टर। ठीक है, रोलर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो अब डीकॉर्टिकेटेड स्टेम मतलब जिनसे हम कॉर्टेक्स अलग कर चुके हैं उन स्टेम को हम क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, क्योंकि अंदर वाले फाइबर जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बाहर के फाइबर लंबे होते हैं, तो उन्हें सॉफ्टनिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंबाइनिंग, ये बोलते हैं हैकलिंग। इसमें क्या होता है, जो सॉर्टिंग ऑफ द इनिशियल फाइबर लेंथ फ्रॉम अप टू 3 मीटर डाउन टू 650 मिलीमीटर वाले जो होते हैं स्पेशल कटिंग मशीन के थ्रू इस दो साइज़ के फाइबर बनाते हैं, 3 मीटर लॉन्ग वाले फाइबर्स और 650 मिलीमीटर लॉन्ग स्पेशल कटिंग मशीन के थ्रू। हैकलिंग मीन्स होता है टू रिमूव एनी बॉडी पार्टिकल्स एंड टू फर्दर अलाइन द फाइबर्स इनटू कंटिन्यूअस स्पिनिंग। हैकलिंग मतलब उनसे जो दूसरे बॉडी मटेरियल लगे उन्हें रिमूव करा जाए और इन्हें फाइनली एक तरफा मतलब कंटिन्यूअस लगातार स्पिनिंग, इन्हें बुनाई के लिए इस्तेमाल, बुनिंग के लिए मतलब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आया बुनाई, इसके बाद हम इनसे क्या करेंगे, जो भी हमें बनाना है हम बुनाई करके इनसे बैग बना सकते हैं, कोई कपड़ा बना सकते हैं। स्पिनिंग आफ्टर सेवरल ड्राइंग एंड डबलिंग प्रोसेस के बाद मैन्युफैक्चर्ड प्री स्पन रोबिंग यार्न। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड डिजायर्ड यार्न फाइननेस, कि कौन सा हमें कितनी फाइननेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग और कौन सी क्वालिटी का आइटम चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उनसे स्पिन करना शुरू करते हैं। वेट एंड ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस, दो तरीके से प्रोसेस होती है, सुखा के स्पिनिंग कर सकते हैं और एक गीले पे स्पिनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राई स्पिनिंग जो होती है वो काफ़ी सस्ती मानी जाती है और प्रोड्यूसिंग यार्न एंड फैब्रिक विद अ डिफरेंट अपीयरेंस एंड हैंडल। ठीक है, जो ड्राई स्पिनिंग होती है वो सस्ती होती है और उससे जो फाइबर बनता है, सॉरी जो भी मतलब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो थोड़ा अलग मतलब क्वालिटी या दिखने में होता है। यहाँ पे जो एक टेबल है इसमें आपको बताया जा रहा है कि सेलुलोज की कंसंट्रेशन देखिए, हमने थ्योरी में आपको बताई 77%, यहाँ पे कितना लगता है 62 to 67। तो इससे परेशान होने के बाद नहीं, यही रेंज है, डिफरेंट बुक में आप देखेंगे डिफरेंट चीज़ मिलेगी। लिग्निन में हमने 1.4%, यहाँ पे 4% है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप जहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो है इकोनॉमिक एप्लीकेशंस या इकोनॉमिक यूजेस। सबसे इम्पॉर्टेंट उन प्लेसेस पे हम हेम्प के फाइबर को यूज़ करते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है, खूबसूरती ना हो, मजबूती ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे ये फाइबर यूज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें कि वो प्लेसेस जहाँ पे ब्यूटी इज़ सेकेंड, स्ट्रेंथ इज़ फर्स्ट, देन हेम्प फाइबर्स यूज्ड देयर। कहीं पर हमें खूबसूरती चाहिए, मजबूती नहीं चाहिए होती, तो हम बहुत सारे, हमारे पास कॉटन है, रैम्पी है, बहुत सारे, मतलब हमें जहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है और ब्यूटी सेकंड पे होती है तब हम वहाँ पे हेम्प फाइबर को यूज़ करेंगे। जैसे कि कारपेट, कैनवास, तरपालीन बनाने में, बेविंग, ठीक है, तो जाल टाइप का जो मटेरियल होता है ना, बेविंग एंड आर्टिफिशियल स्पंजेस। देखिए ये एप्लीकेशन दोनों ध्यान रखें, बेविंग एंड आर्टिफिशियल स्पंजेस, ये हेम्प के केस में ध्यान रखें। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर एंड यूज्ड इन मेकिंग कारपेट, रग्स, रोप, साइकिलिंग, हैवी ड्यूटी प्लान भी से बनती है, बट हैज़ लिमिटेड यूज बिकॉज ब्लीचिंग इज डिफिकल्ट। एक निगेटिविटी इसके अंदर एक ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इससे ब्लीचिंग करने वाला टिपिकल होता है, इसलिए इसका यूज जो है लिमिटेड है, ज़्यादा यूज नहीं होता। इन इटली में
जो इंटीरियर डिज़ाइन में और अप्रैल में इसका काम आता है। इट इज़ यूज इन टेपेस्ट्री, हैट्स, शॉल, पोस्टर्स एंड टॉवल बनाने में भी इसका काम आता है। और जो डाइड हेम्प है, जो बहुत ही मतलब डाइड हेम्प हो गए, उन्हें हम हंगरी वाली, जो हंगरी कंट्री है, वहाँ पे रग वीविंग और प्लेसमेंट, क्रोचेट, नीटिंग, क्रोचेट एंड अदर क्राफ्ट आइटम में काम आती है, हंगरी में, अपने इंडिया में नहीं। इसके बाद बास्ट फाइबर कैन बी यूज टू मेक टेक्सटाइल दैट आर 100% हेम्प बट दे आर कॉमनली ब्लेंडेड विद ऑर्गेनिक फाइबर्स सच एज फ्लैक्स, कॉटन, सिल्क टू मेक बोबिन फैब्रिक्स फॉर अप्रैल एंड फर्निशिंग्स के लिए। देखिए सिंगली बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं है, क्योंकि इसके फाइबर में ब्लीचिंग नहीं होती है। 100% हेम्प का फाइबर जो बनता है उसके साथ कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक फाइबर जैसे कि फ्लैक्स और कॉटन और सिल्क का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके साथ। सिंगली इट इज़ नॉट एबल टू मेक बोबिन फैब्रिक्स, ठीक है। दीज आर डार्क ब्राउन एंड डिफ़िकल्ट टू ब्लीच। ये फाइबर जो होते हैं डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भूरे कलर के, और इन्हें ब्लीच करना टफ होता है। तो इस तरीके से जो इसके एप्लीकेशंस हैं, इसमें इफेक्ट ऑफ सनलाइट, माउथ रेजिस्टेंट और इम्पीरियस टू मिल्ड्यू। मिल्ड्यू मतलब जो फंजाई होती है वो इसे अपने अंदर एंट्री नहीं करने देता है, ठीक है। इसलिए मिल्ड्यू और रॉट दोनों का जिक्र आया है इस मेरे लेक्चर में। रॉट और मिल्ड्यू दोनों क्या पैथोजेनिक डिजीज कंडीशन होती हैं जो इस फाइबर को अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। ब्लीच करना बहुत टफ है, इसलिए इसका यूज़ जो है लिमिटेड है इंडस्ट्री में। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि इससे कहीं ना कहीं जो होता है कि इससे हम बात कर सकते हैं कि ये सनलाइट को ब्रेक करने में, मतलब उसे पेनिट्रेट सनलाइट नहीं कर पाती है। ये हमारी बॉडी को सनलाइट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे बचा के रख सकता है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है कि इससे जो फाइबर बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लास फाइबर, ठीक है। ग्लास फाइबर का अल्टरनेटिव होता है, जो शीशा होता है उस फाइबर्स के अपोजिट हम इससे जो फाइबर मिलता है उसे बोलते हैं बायो कंपोजिट, ठीक है। और उनसे हम क्या बनाते हैं, आप ये नीचे अभी देखेंगे, मैंने बहुत सारे फिगर लगाए जिससे आप ये बिल्कुल कर लेंगे कि इट इज़ अल्टरनेटिव ऑफ ग्लास फाइबर। उसके बाद आता है कि इससे जो एक चीज़ बनती है बायोप्लास्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोप्लास्टिक्स। इससे सर्जिकल डिवाइसेस, एंटीबैक्टीरियल फिशिंग एजेंट्स और फंक्शनलाइज टेक्सटाइल भी रिपोर्ट होता है। इस फाइबर में एक बहुत ही केमिकल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कैनाबिनॉइड, जो कहा जाता है बहुत ही सबसे ज़्यादा स्टडीड ग्रुप ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। और ये फाइबर जो होते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं अगेंस्ट द इकोलाई, और इनमें ये क्वालिटी आती है ड्यू टू दी हाई लिग्निन कंटेंट, हाई पेक्टिन कंटेंट, हाई बैक्स कंटेंट की वजह से, और स्पेशली जो फिनोलिक कंपाउंड्स और अल्कोलाइड जो होते हैं कैनाबिनॉइड जिन्हें बोलते हैं, इनकी वजह से ये टफ फाइबर माने जाते हैं। और इन्हें वोवेन नहीं कर सकते फैब्रिक में, जनरली ये फैब्रिक इनसे नहीं बनता है, ये जनरली नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक नहीं होते। उसके बाद इनसे डाई करना भी इन पर टफ होता है, क्योंकि रेक्टिव डाई से मतलब उनके लिए मोर एब्जॉर्बेंट टू रेक्टिव डाई के लिए एब्जॉर्बेंट नॉर्मली ब्लीच करना इन्हें टफ होता है। और कॉटन कंपेयर में हेम्प इज लेस प्रोन टू फेडिंग देन कॉटन फाइबर। इसका कलर कम उतरता है एज कम्पेयर टू कॉटन। कॉटन कलर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, हेम्प का कलर जल्दी खत्म नहीं होता। उसके अलावा हेम्प के अंदर एक THC से बोलते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, इसका कॉन्टेंट 0.3 to 1.5% होता है। इसका यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इसके साथ गए आपने देखा कि हेम्प फाइबर्स हैज़ ए वेरी मच इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस फॉर आवर डेली गुड्स एंड यूजेस, जैसे बिल्डिंग एंड आइसोलेशन मटेरियल में काम आता है, कंपोजिट मटेरियल में, स्पेशल सेलुलोज मटेरियल्स में, टेक्निकल टेक्सटाइल बनाने में, ड्यूस टेक्सटाइल फॉर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल, ऑयल बेस्ट प्रोडक्ट एंड आइटम फॉर एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर। ये सब इसके एप्लीकेशन है, मच इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। अब इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, देखिए एनिमल बेडिंग का मतलब क्या होता है, ये एनिमल बेडिंग्स होते हैं, ठीक है जी। और ये देखिए आपने देखा ये सब क्या है, हेम्प का फाइबर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ये देखें आजकल बहुत कॉमन इंडस्ट्री है ये। इसके बाद आप ये देखें, ये होता है बायोप्लास्टिक का कॉन्सेप्ट, ये प्लास्टिक नहीं है, बायोप्लास्टिक्स है ये वाली, ठीक है। और ये आपने देखा ना, ये हेम्प फाइबर्स हैं, बहुत जल्दी बायोडिग्रेडेबल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये जो फाइबर्स होते हैं ये हेम्प के बने होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए इसके फाइबर्स हैं इससे मिलने वाले, और ये आपका सर्जरी जो आइटम्स बताए थे, ये जो कपड़े होते हैं ये सब हेम्प के होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।